नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में देश और दुनिया की तमाम खबरों को समेटे हुए एक विश्लेषणात्मक सेशन में, नाम है जिसका रियल न्यूज एंड एनालिसिस। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशन से। मोटिवेशन है नेवर बी लिमिटेड बाय अदर पीपल्स लिमिटेड इमेजिनेशन। कभी अपने आप को औरों की सोच के हिसाब से लिमिट में मत रखें। ये एक बहुत ही विख्यात एस्ट्रोनॉट का कहना है। आप सबके लिए लर्निंग लेसन ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग आपके परिवेश से, आपकी अपब्रिंगिंग से, जिस घर में आप पले बड़े हैं, वहां से आपके बारे में ये मत बना लेते हैं कि ये बस इतना ही कर सकेगा। हो सकता है कि आप किसी एक हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आपके पिताजी बहुत अच्छा ना कमाते हो, आपके घर में कमाई के बहुत बड़े संसाधन ना हो। ऐसी स्थिति में कुछ जानने वाले लोग आपकी नियति पहले ही डिसाइड कर देते हैं कि अधिकतम ये अपने जीवन में इतना ही कर पाएगा। और ये जो विचार है कि आप अधिकतम इतना ही कर पाओगे, ये कहीं ना कहीं आपको आपकी प्रोग्रेस से रोक लेता है, क्योंकि आप भी उसको सच मानने लगते हैं जो लोग आपके बारे में सोच रहे होते हैं। अपने आप को औरों की थॉट में मत डालिए। उनके हिसाब से सोचने के नजरिए को केवल यह मानकर चलिए कि इनके एक्सपीरियंस इतने ही हैं, इसलिए ये मेरे बारे में इतना ही सोच पा रहे हैं। इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की पहली खबर की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में देश के प्रधानमंत्री रूस की यात्रा पर थे, लेकिन आप यह भी जानते होंगे कि रूस की यात्रा में जब प्रधानमंत्री को वहां सम्मान मिला, उसके तुरंत बाद आप निकले और निकलकर ऑस्ट्रिया की यात्रा पर भी गए। वे प्रधानमंत्री की रूस रशिया यात्रा जो थी, जिसमें भारत और रूस के बीच में 22वीं वार्ता हो रही थी, वहां से निकलकर प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया की यात्रा पर पहुंचे। ऑस्ट्रिया जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, जिसकी राजधानी वियना है। इसका बड़ा इतिहास है, वर्तमान में भी बड़ी प्रासंगिकता है, लेकिन कोइंसिडेंस ऐसा है कि पहली बार 40 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री आफ्टर इंदिरा गांधी यहां पहुंचा है। यानी 1983 के बाद 2024 में हो रही यह यात्रा ऑस्ट्रिया के महत्व को फिर से चर्चा में ला देती है। आज इसकी हम प्रासंगिकता का जिक्र करेंगे और भारत के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है इस बारे में भी समझेंगे। साथियों, यूरोप के अंदर एक लैंडलॉक कंट्री है ऑस्ट्रिया। यह वो देश है जिसका वर्ल्ड वॉर में काफी नाम रहा है। कहते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब 1914 में हुआ तो उसका कैटलिस्ट इसी के राजकुमार की हत्या को माना गया था। असल में ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे, सर्बिया की यात्रा पर थे और वहां पर उनकी हत्या हो जाती है। बस इस बात पर ऑस्ट्रिया और हंगरी ने मिलकर के सर्बिया पर हमला कर दिया। सर्बिया ने रूस से मदद मांग ली, सर्बिया की मदद करने के लिए रूस चला आया। इस प्रकार से एक और देश उसमें एंट्री हो गया। ऑस्ट्रिया पहले से ही जर्मनी से एग्रीमेंट करके रखा था, तो जर्मनी ऑस्ट्रिया की तरफ से लड़ने चला आया और ऑस्ट्रिया के साथ साथ ऑटोमन एम्पायर, जिसमें कि टर्की एक बड़ी कंट्री होता था, वो भी साथ साथ युद्ध के अंदर कूद पड़ा। तो एक प्रकार से मतलब ग्रुप बन गया। ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, साथ में ऑटोमन एम्पायर, ये सब मिलकर लड़ रहे थे। दूसरी तरफ सर्बिया से, रशिया से, फ्रांस से, ब्रिटेन से, अमेरिका से एक जबरदस्त विश्व युद्ध का आगाज इसी के राजकुमार की हत्या से शुरू हुआ था। इसलिए ऑस्ट्रिया का नाम इतिहास में बहुत मायने रखता है। फिलहाल लेकिन इसका कोई भी इस तरह के कन्फ्लिक्ट में नाम नहीं है। हालांकि ये आज भी यूरोप की धुरी है, क्योंकि यूरोप के अधिकांश एग्रीमेंट्स में इसका नाम है। आपने अगर वियना कन्वेंशन का नाम सुना हो, वियना प्रोटोकॉल का नाम सुना हो, तो वो सब इसी की राजधानी के नाम पर डले हुए हैं। तो आज हम उन भारों में भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे। यूरोप में कई प्रकार की ग्रुपिज्म है, जैसे यूरोपियन यूनियन है, यूरोजोन है, शेंजेन वीजा है। ऑस्ट्रिया में सब वैलिड है, यानी कि एक प्रकार से यह समझिए कि ये यूरोजोन में भी है तो यूरोपियन यूनियन में भी है, तो शेंजेन वीजा भी यहां चलता है। यानी ऑस्ट्रिया वो एक लैंडलॉक कंट्री जो कि यूरोप की बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्री है, लेकिन भारत के साथ उसके संबंध अच्छे हैं, मित्रवत हैं, लेकिन व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री की यहां पर यात्रा होती है। एक और मतलब भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री इस देश में इसलिए गए क्योंकि यहां जाकर ये रशिया को न्यूट्रल कर रहे थे। यानी कि जो लोग ये सोच रहे हों कि प्रधानमंत्री की रशिया यात्रा हुई है तो ये यात्रा सही है या गलत है, इसी को काउंटर करते हुए एक यूरोपियन कंट्री में आप पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के उन सबसे मुलाकात करते हैं, तो ये एक मैसेज जाता है कि हां भाई, मैं इन लोगों के साथ भी खड़ा हूं। और इसी तरह से भारत ने इतिहास की उस घटना को पुनः याद किया जब इंदिरा गांधी जी पहली बार यहां पर पहुंची थी। ठीक है, तो 41वीं साल में भारत का कोई प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचता है, उनका स्वागत होता है। चांसलर कार्ल नेहमर के साथ में इनका रात्रि भोज होता है, दोनों लोग आपस में बैठकर अपनी बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्र मतलब वहां के दोनों के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं, ये मिलकर के याद दिलाते हैं कि हम लोग 75th ईयर में एंट्री कर चुके हैं, जो कि ऑस्ट्रिया और इंडिया की फ्रेंडशिप का है। भारत के प्रधानमंत्री के सम्मान में यहां पर वंदे मातरम भी वायलिन के ऊपर गाया बजाया जाता है।
वंदे मातरम को जब यहां गुनगुनाया जाता है, इस तरह से इसके ऊपर परफॉर्म किया जाता है, तो समस्त भारतीयों को यह भाव बहुत ही प्रसन्नचित्त करता है। यहां पर कुछ तस्वीरें आती हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, यहां की यात्रा के बारे में अपडेट दिया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा भी बताया जाता है कि दोनों देश एक दूसरे के साथ भविष्य में और कोलैबोरेट करने के लिए तैयार हुए हैं। 75वीं साल में हम मित्रता के थे, कुछ पर्टिकुलर एग्रीमेंट्स पर भी यहां पर साइन हुआ। प्रधानमंत्री ने यहां पर बैठ करके प्रेस को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपनी बात में जिन विषयों पर जोर दिया वो बहुत ही मायने रखती हैं। पहला, दुनिया में इन दिनों जब जब चुनाव की बातें हो रही हैं, चाहे अमेरिकी चुनाव हो, अमेरिकी चुनाव में जिस तरह की छीटाकशी चल रही हैं, और अमेरिका में पिछली जब चुनाव थे, जब बाइडेन और ट्रंप आमने सामने थे, तो ट्रंप के समर्थकों के द्वारा कैपिटॉल हिल जैसी हिंसा की गई हो, फ्रांस में हाल ही में हुए जो लोकसभा के चुनाव कहे जाएं, या कहिए कि वहां की संसद के जो चुनाव थे, उन चुनावों में जिस तरह से हिंसा भड़की हो, चुनाव के बाद की हिंसा पर भारत क्रेडिट लेना नहीं भूला। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि हमारे देश में जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं, वहां 65 करोड़ लोगों ने तो वोट डाला है, और सही मायने में जो यूरोप की आबादी का ज्यादा, और आबादी से मतलब लगभग 1.5-2 गुना ज्यादा है, इतने लोगों ने वहां पर वोट डाला, और परिणाम जो आए वो इतने शांतिपूर्वक तरीके से स्वीकार किए गए। सत्ता पक्ष, विपक्ष, इलेक्शन कमीशन और पूरी दुनिया, तो ये दुनिया में भारत ने अपना लोहा लोकतंत्र के इलेक्शन के महापर्व को कराकर मनवाया है। नंबर दूसरा, प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से कहा कि हम पहली बार ऐसी भारत में सरकार देख रहे हैं जो 60 साल में तीसरी बार कंटिन्यू हो रही है। आफ्टर नेहरू जी ऐसा मौका मोदी जी को मिला है। नंबर तीसरा, प्रवासी भारतीयों के बारे में भी आपने कहा कि प्रवासी भारतीयों का विदेशों के साथ संबंध होने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। और युद्ध के मामले पर चूंकि आप लोग ऑलरेडी रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान प्रधानमंत्री रशिया की यात्रा पर गए थे, जिस पर कि जेलेंस्की ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि पीएम ऐसे किसी व्यक्ति को कैसे गले मिला सकते हैं जिसने थोड़ी देर पहले हमारे यहां पर बम गिराया हो। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने दुनिया को युद्ध नहीं दिए, हम सीना तान कर कहते हैं कि दुनिया को कह सकते हैं कि हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। और बुद्ध की जब मैं बात करता हूं तो इसका मतलब है कि हमने हमेशा शांति और समृद्धि ही दुनिया को दी है। भारत के विकास पर भी इन्होंने कहा कि जब हम प्रधानमंत्री बने थे तब 10वीं इकोनॉमी थी भारत, और आज हम 5वीं इकोनॉमी बनकर खड़े हैं। दुनिया का हर 10वां यूनिकॉर्न वर्तमान में भारत में है। इसी के साथ साथ दुनिया का हर तीसरा स्टार्टअप बनने का जो हब है वो वर्ल्ड के अंदर इस समय इंडिया में है। ऐसी स्थिति में आपके द्वारा दिए गए ये सारे बयान जो थे, इन बयानों से भारत को एक मंच मिलता है यूरोप के अंदर, और यूरोप की बातों को कहा और सुना जाता है। इसी की वजह से चांसलर बोले, जो वहां के राष्ट्राध्यक्ष हैं, कि भारत की आवाज पूरी दुनिया सुनती है, और कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसकी आवाज पूरी दुनिया में सुनी जाती है। भारत का भरोसेमंद पार्टनर होने के साथ ऑस्ट्रिया भी यूक्रेन संकट पर शांतिपूर्ण हल चाहता है। यानी जिस यूक्रेन की वजह से प्रधानमंत्री की यात्रा पर क्वेश्चन उठाए जा रहे थे, उसमें यूरोपियन यूनियन के ही एक मेंबर स्टेट का यह बयान आना कि जैसे भारत शांति चाहता है यूक्रेन वॉर में, ऐसे ही ऑस्ट्रिया भी चाहता है। इसका मतलब बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक्स टुगेदर। यूक्रेन संकट का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं हो सकता। उन्होंने आतंकवाद की भी कड़ी निंदा की। इसका मतलब यह हुआ कि भारत अपनी बातें यूरोप के ही एक देश के मुंह से कहलवाने में कामयाब हुए, और यह बात बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर एक ब्रीफ इतिहास देखा जाए ऑस्ट्रिया के साथ भारत के संबंधों का, तो 1949 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। 1983 में ऑस्ट्रिया में जाने वाली इंदिरा गांधी जी पहली प्रधानमंत्री थी। उसके बाद 1999 में राष्ट्रपति के.आर. नारायण साहब यहां पर पहली बार राजकीय यात्रा पर गए थे। उसके बाद राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 2011 में यहां का राजकीय दौरा किया। 2024 में राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी का यहां पर दौरा हुआ। इस प्रकार से 1949 से 2024 के बीच में कुल 75 वर्ष पूरे हुए, और इस 75 वर्ष के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे। आप देख सकते हैं, जब पहली बार राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे उस समय की कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री की यहां पर यात्रा होती है, और यहां पर कई चीजों को लेकर के बात होती है, विशेष रूप से अर्थ को लेकर के कि हम कैसे व्यापार को आगे बढ़ाएं, ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस ग्लोबल साउथ के किस प्रकार से चीजों को हम दूर करें। ये सारी बातें यहां पर निकल करके आती हैं।
ऑस्ट्रिया के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं यहां पर बड़े उत्साह और उमंग को देख रहा हूं, जो कि अपने आप में अद्भुत है। और ऑस्ट्रिया और भारत दो अलग अलग छोर पर हैं, लेकिन हम दोनों के बीच में अनेक समानताएं हैं और दोनों के बीच में डेमोक्रेसी इटसेल्फ एक बहुत बड़ी कॉमन फीचर के रूप में आती है। यहां पर प्रधानमंत्री ने जब मुलाकात की तो उसके साथ साथ यहां पर कुछ तस्वीरें और बातचीत की निकल करके बाहर आई। साथियों, इसी के साथ साथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया जो फ्रेंडशिप है उसको देखते हुए यहां पर बहुत सारी हाइलाइट्स भी प्रधानमंत्री के द्वारा जारी की गई कि किस प्रकार से उनकी यात्रा को यहां पर सम्मान मिला है। फाइनली ये सारी यात्रा करके भारत प्रधानमंत्री लौटते हैं, लेकिन इस वियना के साथ में आपको कुछ जानकारियां मैं अतिरिक्त रूप से देना चाहता हूं। पहला, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वियना में स्थित है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आईएईए जो कि जाकर के दुनिया भर के रिएक्टर्स को जांचती है, वो भी वियना में स्थित है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक, जिसकी वजह से G7 का गठन हुआ था, वो भी वियना में स्थित है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, वो भी वियना में स्थित है। तो कई बार अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस जब पूछे जाते हैं तो ऑस्ट्रिया का महत्व ऑटोमेटिक स्थापित हो जाता है। इसी प्रकार से साथियों, वियना कन्वेंशन आपने बहुत बार जिक्र किया होगा, विशेष रूप से तब जब डिप्लोमेट्स की बात आती है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात आती है। जैसे भारत का कोई नागरिक अगर कहीं पर फंसा हुआ है, भारत का कोई राजनयिक अगर कहीं फंसा हुआ है, तो उन विषयों पर जिस कन्वेंशन की बात की जाती है वो वियना के नाम पर पड़ा हुआ है। ऐसे ही वियना कन्वेंशन सिविल लाइबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज, अगर कहीं न्यूक्लियर युद्ध हो तो लाइबिलिटी कैसे तय की जाएंगी, उसके लिए कन्वेंशन भी वियना के नाम पर बना हुआ है। वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑन ट्रीटीज भी वियना कन्वेंशन पर बना हुआ है, वियना के नाम पर बना हुआ है। और एक पर्यावरण का भी बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है जो वियना के नाम पर बना हुआ है, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, जिसकी वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रतिबंध की बात निकल कर आई थी। तो वियना कन्वेंशन कई बार आपके जिक्र में आता है, इस ऑस्ट्रिया की राजधानी से आप उसे याद रख सकते हैं। रही बात इतिहास की, तो भाई ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या से ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, तो इसलिए भी आप ऑस्ट्रिया को याद रख सकते हैं। कहते हैं कि वो ट्रिगर पॉइंट था जब सर्बिया में ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हुई, ऑस्ट्रिया और हंगरी ने मिलकर के सर्बिया पर हमला बोला और उसी के साथ में यह सारा इतिहास प्रथम विश्व युद्ध का बना। ऑस्ट्रिया के साथ अगर व्यापारिक हितों की बात की जाए, रिश्तों की बात की जाए, तो भारत के बीच और ऑस्ट्रिया के बीच में 2023 में 243 अरब रुपए का द्विपक्षीय व्यापार था। ऑस्ट्रिया नेशनल बैंक के अनुसार 2023 के अंत तक ऑस्ट्रिया में भारत का प्रत्यक्ष निवेश 144 अरब रुपए था और भारत में ऑस्ट्रिया का प्रत्यक्ष निवेश 86 अरब था। यानी दोनों देश व्यापार के हितों को भी आगे बढ़ाने को लेकर अब चर्चाएं कर रहे हैं। यहां पर ये कुछ तस्वीरें हैं जो आपके सामने हैं। ऑस्ट्रिया भारत से जो चीजें मंगाता है उनमें से बहुत से जरूरी सामान, जैसे कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के आसपास उपकरण, मिलियन डॉलर की मशीनें, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर्स, रेलवे के वाहन इत्यादि ऑस्ट्रिया भारत से मंगाता है। और ऑस्ट्रिया से भारत जो चीजें मंगाता है उसमें भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, और तो और यहां पर फोटो टेक्निकल मेडिकल उपकरण हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, इन सब चीजों को यहां से मंगाया जाता है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया यात्रा संपन्न हुई। भारत के साथ में यहां पर चर्चाओं में आईमैक की चर्चा भी हुई, यानी कि इंडिया से मिडिल ईस्ट होते हुए जो यूरोप को जोड़ने वाला कॉरिडोर है, अगर वो बनता है तो यूरोप से बेहतर कनेक्टिविटी विकसित होगी। और साथ ही साथ जिस तरह से हाल ही में EFTA के बारे में चर्चाएं हुई थी, उसी तरह से ऑस्ट्रिया भी भारत के साथ आगे बढ़े, इन विषयों को लेकर के भी यहां पर प्रॉपर चर्चाएं हुई। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया की यात्रा हमने आपके साथ कवर करने का प्रयास किया है। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी को डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन पर रिकॉर्डेड बैच मेरे द्वारा उपलब्ध है, जिसे आप जाकर एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल कीमत पर। और जो कंटेंट पढ़ाया हुआ है वो आप लोगों को यहां पर हैंड रिटन नोट्स में उपलब्ध हो जाता है, आप उसे भी एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी अगर आपके दिमाग में हो तो कमेंट में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। आर के पंचाल भैया वो लिखते हैं लेकिन थोड़ा रुक के लिखते हैं, है ना। धनंजय गोलवे लिख रहे हैं कि सर आप वंडरफुल हैं, बस मेरा नाम ले दीजिए। ले दिया। केसी, ठीक है भाई, आगे से ऐसा कर देंगे। ठीक है, और बताइए। पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, थैंक यू सो मच। विश्वजीत कुमार, थैंक यू भाई।
बढ़े आगे, चलिए। चर्चा है यूपीएससी की, चर्चा है यूपीएससी की एक आईएएस ऑफिसर के कारण, जो कि फिलहाल प्रोबेशन में है। नाम है इनका पूजा खेदकर। आप वर्तमान में पूना में पोस्टेड हुआ करती थी, कहा रहा हूं क्योंकि अभी जब आप इसको अपडेट दे रहे हैं उस समय इनका ट्रांसफर होने की खबर भी आई है। फिलहाल पूजा खेदकर के कारण यूपीएससी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। ऐसा क्या है? पूजा खेदकर इस समय सोशल मीडिया पे साथ ही साथ मीडिया पर खबर बनी हुई है। न्यूज़ लिखी जा रही है कंट्रोवर्शियल प्रोबेशनर आईएएस ऑफिसर। ऐसी क्या कंट्रोवर्सी कर दी और ऐसी कैसी कंट्रोवर्सी हुई जिसके बाद में इनको कवर करते करते कुछ लोग इनके सिलेक्शन प्रोसीजर पर यूपीएससी को घेर लाए। और यूपीएससी को घेरते घेरते कुछ लोग तो इतना कंक्लूड कर गए हैं कि संभवतया यूपीएससी में कहीं कोई धांधली तो नहीं हुई है। तो आज के सेशन में जिक्र इस बात का है कि क्या यूपीएससी में धांधली हुई है। पूजा खेदकर सुर्खियों में आई जब अपने वीआईपी नंबर ऑडी से अपने ऑफिस लाल बत्ती की गाड़ी लगाकर पहुंचती हैं। एक ट्रेनी आईएएस ऑफिसर का इस तरह पर्सनल व्हीकल पर अपने ऑफिस जाना, चलो ऑफिस पर्सनल व्हीकल से गए ये तो अच्छी बात है, लेकिन उस पर रेड लाइट लगाकर पहुंच जाना ये आधिकारिक रूप से अलाउड नहीं है। प्राइवेट कार पर बत्ती आप नहीं लगा सकते। और तो और आप अपने ऑफिस पहुंच करके अपने सीनियर के ऑफिस को कब्जा लेती हैं, ये और ज़्यादा उचित नहीं है। वहां जाकर अपनी धाक जमाती हैं और कुछ इस तरह की मांग करती हैं जो कि प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर होने के नाम पर उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। इस वजह से आप शुरुआत में सुर्खियों में आती हैं, लेकिन ये शुरुआती सुर्खियां तो नॉर्मल थी, ऑडी के कारण सुर्खियों में थी। हमारे देश में कार बड़ी हो तो सुर्खियां बन ही जाती हैं। ऐसी स्थिति में ऑडी के साथ में ये जो तस्वीरें आई उसके बाद लोगों ने खंगालना शुरू किया कि मैडम आप हैं कौन, चलिए तलाशते हैं। जांचते जांचते लोग पहुंच गए 2022 की उस सिलेक्शन लिस्ट में जिसमें पूजा खेदकर का नाम था। जब लिस्ट तलाशते हुए लोग पहुंचे तो आपका नाम 821वीं रैंक पर मिला। 821वीं रैंक पर जब आप मिला तो आपके नाम के आगे ओबीसी, जिस रिजर्वेशन कैटेगरी में सिलेक्शन लिया, वो लिखा था। साथ ही साथ आपके नाम के आगे एमडी भी लिखा हुआ था। एमडी कोई मेडिकल की डिग्री नहीं, अपितु मल्टीपल डिसेबिलिटी का एक अतिरिक्त कॉलम है जो कि विकलांग लोगों की दिव्यांगता को दर्शाने के लिए दिखाया जाता है। अर्थात ओबीसी के साथ साथ आपने विकलांगता का भी सर्टिफिकेट लगाया हुआ था। यही कारण है कि आपको 821वीं रैंक पर भी आईएएस मिल गया। सामान्यतया यूपीएससी जो परीक्षा आयोजित करती है उसमें जो प्रमुखतया पद चयनित बच्चे सेलेक्ट करते हैं उनमें आईएएस, आईएफएस, आईपीएस ये वो प्रमुख पद हैं जो टॉपर्स को सामान्यतया उनकी रिकमेंड उसमें होता है, मतलब विश लिस्ट में होता है। ऐसी स्थिति में 821वीं रैंक तक भी आपको ये मिला, इसके पीछे का बड़ा कारण था क्योंकि ओबीसी में लगभग 450 के आसपास आईएएस का सिलेक्शन कंप्लीट हो गया था रैंक के हिसाब से अगर हम बात करें। लेकिन आप 850 के आसपास भी ये कामयाब कर गई काम में, इसका मतलब आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला। रिजर्वेशन जो आपको दिव्यांगता की वजह से मिला था। तो लोगों ने इनके इंटरव्यूज तलाशने शुरू किए क्योंकि जो चीज़ एक बार सुर्खी बनती है फिर लोग उसकी पूरी रिसर्च करने निकलते हैं। और रिसर्च में चीज़ें पहुंचते पहुंचते पहुंची इनके एक इस प्रकार के इंटरव्यू पर जो आपने यूपीएससी मेंस क्वालिफाई करके एक संस्थान के जो इंटरव्यू के डेमो शूट किए जाते हैं वहां पर आपने अपने बारे में जिक्र किया था। अनअकैडमी के द्वारा लिया गया यह एक इंटरव्यू था जिसमें आपका वो इंटरव्यू का जो प्री शूट होता है, जिसमें मतलब ट्रायल रन कराया जाता है, डेमो शूट होता है, उसमें आपने अपने द्वारा जो जानकारी बताई लोग उन्हें खोज खोज कर निकालने लगे तो पता चला कि आप डॉक्टर भी हैं, यानी कि आपने एमबीबीएस किया हुआ है। ऐसी स्थिति में इनके पिताजी की भी जानकारी यहां से बाहर निकलकर आई। इस इंटरव्यू के माध्यम से पता चला कि इनके पिताजी भी
पूर्व में एक सिविल सेवक रह चुके हैं और उन सिविल सेवक ने अपने पद से रिटायर्ड होने के बाद चुनाव भी लड़ा है और चुनाव में आपने अपने हलफनामे में जानकारी दी है कि इनकी आय 40 करोड़ रुपए के आसपास, इनकी संपत्ति 40 करोड़ के आसपास है। ऐसी स्थिति में बहुत सारी चीजें इनके इस तरह के मॉक इंटरव्यू से, इनके द्वारा अपनी दी गई जानकारी से और निकलती हुई बाहर आने लगी। इसी कारण से धीरे धीरे ये खबर सुर्खी बनने लगी तो इसके अंदर विस्तार से जानने की जिज्ञासा जगी कि आफ्टर ऑल क्या है और मसला क्या है, क्यों अल्टीमेटली ये विवादों में घुसा हुआ है। तो आइए चर्चा करते हैं यूपीएससी की, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने काफ़ी डिटेल में पहले भी चर्चा की है। किस प्रकार से आप यूपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा के माध्यम से त्रिस्तरीय एग्जाम में प्री, मेंस और इंटरव्यू क्वालिफाई करके फाइनल लिस्ट में जगह बनाते हैं और फाइनल लिस्ट में बनी जगह के अनुसार अपनी वरीयता के हिसाब से आप पद पाते हैं। उसी क्रम में पूजा खेदकर भी शामिल थी, जिन्होंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स में से निकलकर फाइनली लबासना के अंदर ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेकर के ट्रेनी ऑफिसर के रूप में पद स्थापित पुणे के अंदर की गई। साथियों, महाराष्ट्र कैडर आपको मिला, आप 2022 कैडर की आईएएस ऑफिसर हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने पुणे कलेक्टर सुहास दिवसे की तरफ से दाखिल की गई एक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि पूजा खेदकर बार बार अलग कैबिन, कार और रहने के लिए आवास और एक पियोन जैसी मांग रखती थी। खास बात यह है कि उन्होंने 3 जून को ही ट्रेनी के तौर पर ज्वाइन करने से पहले ही ये मांग रख दी थी। यानी 2022 की फाइनल लिस्ट में आपने जगह बना करके आप फाइनल लिस्ट में आई और उसके बाद जब आपको अपनी पोजीशन पर पहुंचना था उससे पहले ही, यानी 3 जून को ज्वाइनिंग थी, उससे पहले ही आप अपने पहुंचने से पहले प्रोबेशन में, यानी कि जब तक ये पद पूर्ण पद नहीं बना है, आपको अभी प्रशिक्षु के अधिकार के रूप में लगाया गया है, आपको अभी बहुत कुछ सीखना है। इससे पहले ही ये यहाँ पर स्थापित लोगों को कॉल करके अपने बारे में सुविधाओं की मांग कर रही थी। ये जानकारी भी सोशल मीडिया पर फिलहाल लीक हो चुकी है। पूजा खेदकर के द्वारा अपने इंट्रो में व्हाट्सएप पर जो सुविधाएं मांगी गई उनका जिक्र इस समय वायरल है, जिसमें ये अपनी तरफ से बता रही हैं कि मैं 3 जून के दिन वहां पहुंचूंगी तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा, मेरी क्या व्यवस्था है, मेरे रहने के लिए क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं। इनके इन सभी चीज़ों के चलते जब सामने की तरफ से जवाब देने वाले व्यक्ति ने कहा कि मैडम आप आएंगी तो सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, तो इन्होंने कहा कि नहीं, मेरे आने से पहले मुझे बता दीजिए सो दैट मैं उसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट कर सकूं। मैडम अपने होम कैडर में थी, अपनी ही घर में थी, पुणे ही इनका निवास है, वहीं की रहने वाली थी, वहीं पर पद पर आसीन होने जा रही थी। तो पहले ही दिन अपने पर्सनल रुतबे से यहां पर पहुंची। आप अपने रुतबे में ऑडी कार पर बत्ती लगाकर पहुंचती हैं। आप प्रशिक्षु अधिकारी हैं, लेकिन आपको वहां पर ऑफिस दिखाई नहीं देता। ऐसी स्थिति में आप अपने से सीनियर अधिकारी के ऑफिस में एंट्री करके, चूंकि वहां अधिकारी नहीं थे, तो उनके ऑफिस में बैठ जाती हैं और उनका सामान हटा देती हैं। साथ ही साथ इनके पिताजी भी यहाँ पर साथ थे, जिनके बारे में पता चला कि वो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं और वहाँ पर वो अन्य जो सहायक अधिकारी हैं उन्हें धमकाते हुए दिखाई दिए, जो उनसे कह रहे थे कि आप वो नहीं बन पाएंगे जो हमारी बिटिया बन गई हैं, तो इनकी सब लोग अपनी तरह से व्यवस्थाएं करें। खैर साहब, इनकी ये जो चर्चा है धीरे धीरे महकमे दर महकमे ऊपर पहुंचने लगी। 18 जून से 20 जून की अवधि में अपर कलेक्टर ने मंत्रालय में आए, मतलब मंत्रालय के बारे में ये सारी जानकारियां जो हैं, जो इनसे ऊपर के कलेक्टर पर मतलब देखिए, ये असिस्टेंट कलेक्टर लगी थी, इन्होंने अपने से ऊपर वाले जो एडिशनल कलेक्टर की पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति थे उनके ऑफिस को कब्जा लिया था। उन्होंने इनकी शिकायत की तो कलेक्टर महोदय ने सीएस तक इस बात को पहुंचाया और कहा कि सर, ऐसी महिला को अपने होम डिस्ट्रिक्ट में प्रोबेशन के दौरान ना लगाया जाए, नंबर 1। और इनकी जो मांग है, इन मांग की पूर्ति हम तो नहीं कर सकते, यदि सीएस लेवल पर, चीफ सेक्रेटरी लेवल पर कुछ हो सकता है तो प्लीज मार्गदर्शन करें। ये बात तब तक तो ठीक थी, लेकिन धीरे धीरे जब ये लोकल मीडिया में इस तरह की फुटेज पाकर सुर्खियों में आने लगी तो फिर लोगों ने इनके विषय में जानना शुरू किया। लोग जब इनके विषय में जानना शुरू किए तो पूरा इतिहास खंगाल लिए। इतिहास खंगालते खंगालते यूपीएससी तक पहुंच गए। जानकारी पता चली कि ये वही मैडम हैं जिन्हें आईएएस सिलेक्शन के बाद जब मेडिकल के लिए मेडिकल बोर्ड के द्वारा बुलाया गया एम्स में, तो इन्होंने 6 बार तक छकाया। मतलब क्या है, आइए मैं आपको प्रक्रिया बताता हूं। देखिए, सामान्यतया जब आपका सिलेक्शन होता है किसी भी सरकारी सेवा में,
तो सरकारी सेवा की आवश्यकता के अनुरूप आपका मेडिकल किया जाता है। जब आप सर्विसेज में जाते हैं तो यह जांचा जाता है कि आपने जिस तरह का पद मांगा है क्या आप उसके लिए उपयुक्त हैं। अगर आपने अपनी तरफ से कहा है कि मैं फिजिकली चैलेंज्ड हूं, तो क्या फिजिकली चैलेंज्ड होने का आपने जो दावा किया था वो सत्य था? अगर सत्य है तो आइए और आपकी जांच डॉक्टर के द्वारा कर ली जाए। इन्होंने अपने द्वारा चूंकि एमडी मेंशन किया हुआ था, यानी मल्टीपल डिसेबिलिटी अपने बारे में शो किया हुआ था, तो ऐसी स्थिति में ये सिलेक्शन पाकर आईएएस की लिस्ट में तो जगह बना गई। लेकिन अब इस बात को जांचने के लिए लिस्ट के बाद मेडिकल हुआ और मेडिकल के लिए इन्हें 6 बार बुलाया गया। लेकिन जब 6 बार बुलाया गया तो मैडम एम्स में नहीं पहुंची, यानी एम्स के द्वारा इन्हें अलग अलग तारीखें देकर बुलाया गया कि मैडम आप चले आइए, क्योंकि आपने अपने बारे में मल्टीपल डिसेबिलिटीज का कैटेगरी डाला है। एक बार जांच कर लेते हैं कि क्या आप वाकई में दृष्टि बाधित हैं। सबसे पहले 22 अप्रैल 2022 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनकी मेडिकल जांच कराने का फैसला लिया गया, लेकिन उन्होंने तब अपने आप को कोविड पॉजिटिव बताकर इनकार कर दिया। इसके बाद 26 मई को आपको एम्स अस्पताल के द्वारा बुलाया गया, 27 मई को एम्स अस्पताल के द्वारा बुलाया गया। यह हर बार जांच से इनकार करवाती रही। 1 जुलाई को पूजा को फिर से एम्स बुलाया गया, लेकिन यह नहीं पहुंची। 26 अगस्त 2022 को फिर एम्स में बुलाया गया, तब यह जांच के लिए तैयार हुई, लेकिन उन्होंने एमआरआई में एंट्री नहीं ली। मतलब जब जांच में पहुंची तो वो वाली जांच जहां से ये तय हो जाता कि क्या वाकई में ये दृष्टि बाधित हैं, क्योंकि इन्होंने सर्टिफिकेट में दिखाया है कि मुझे देखने में दिक्कत है, तो इसको जांचने के लिए जो एमआरआई करनी थी, जिसमें न्यूरो ऑप्थोमेलॉजिस्ट की मौजूदगी में होना जरूरी था, उसमें ये नहीं पहुंचती हैं। ये जब नहीं पहुंचती हैं तो एम्स के ड्यूटी ऑफिसर इन्हें कई बार बुलाते हैं, लेकिन ये एमआरआई कराने नहीं पहुंचती हैं। इसके बाद 25 नवंबर को जब पूजा को दोबारा बुलाया गया तो फिर उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं नहीं आऊंगी। लेकिन अचानक ये एमआरआई सेंटर से रिपोर्ट लेकर और यूपीएससी को सौंप देती हैं। किसी बाहरी एमआरआई सेंटर से ये रिपोर्ट बनवाती हैं और यूपीएससी को सौंप देती हैं। एम्स के पैनल के द्वारा जो जांच की जानी थी, उस एम्स के पैनल की रिपोर्ट के स्थान पर ये कोई और एमआरआई की रिपोर्ट ले जाकर सौंपती हैं। लेकिन इस बात पर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में इस बात की चुनौती दी जाती है। यूपीएससी कहती है कि भैया हमें इस बात पर आपत्ति है, एम्स की रिपोर्ट मांगी गई थी, आप एम्स से नहीं लाई, आप अपने स्तर पर कहीं से रिपोर्ट ले आई हैं। ऐसी स्थिति में हम इस बात को प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कैट के अंदर चुनौती देते हैं। लेकिन पता नहीं अचानक क्या हुआ, फरवरी 2023 को कैट ने खेड़कर के खिलाफ फैसला सुनाया। लेकिन इसके बाद अचानक एमआरआई सर्टिफिकेट स्वीकार कर लिया गया और इनकी नियुक्ति को वैध करार दे दिया गया। यानी कि कोई बहुत पावरफुल आदमी संभवतया इनके निर्णय को पलटाने में कामयाब हुआ होगा, ऐसा लोगों के द्वारा कयास लगाया जा रहा है। क्योंकि जिस कैट ने पूजा खेड़कर के खिलाफ फैसला सुनाया, वो फैसला जिसमें कि बाहर से लाया हुआ एमआरआई अलाउ नहीं था, लेकिन अचानक उस एमआरआई को स्वीकार कर लिया जाता है और इनकी नियुक्ति को वैध करार दे दिया जाता है, तो फिर बड़ा सवाल बनता है। और वो सवाल ये है कि क्या यूपीएससी भी कॉम्प्रोमाइज होता है? लोगों का प्रश्न यूपीएससी की पवित्रता पर, उसकी सैंक्टिटी पर खड़ा हो जाता है। पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट निकलता है, आपने अपने कैटेगरी में अपने आप को ओबीसी बताया हुआ है, अदर बैकवर्ड क्लास से आपने एंट्री ली है। ओबीसी के अंदर इनकी जो आय है वो इन्हें क्रीमी लेयर में ले जाती है। असल मायने में इनके पिताजी 40 करोड़ रुपए की संपत्ति रखते हैं। यह संपत्ति किसी मीडिया ने नहीं, अपितु इनके पिताजी ने ही चुनाव लड़ते समय बताई थी। चुनाव कब लड़े थे? इनके पिताजी पूर्व सिविल सर्वेंट थे। नौकरी से निकलने के बाद आपने चुनाव में पार्टिसिपेट किया, तो अपना जो हलफनामा जाहिर किया उसमें इन्होंने बताया कि मेरे पास 40 करोड़ रुपए की संपत्ति है। जो संपत्ति इन्होंने बताई, उस संपत्ति के अधिकार आधार पर इन्हें क्रीमी लेयर में होना चाहिए था। और ओबीसी का जो क्रीमी लेयर है वो यूपीएससी में जनरल के समान ही ट्रीट किया जाता है। यानी टोटल फैमिली इनकम अगर 8 लाख रुपए से ऊपर है तो आपको जनरल कैटेगरी के अंदर ही ट्रीट किया जाता है, आपको ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिलता। तो फिर यह बड़ा सवाल है कि इनके पिताजी जहां 2004 में चुनाव लड़कर अपने आप को 40 करोड़ रुपए के साथ घोषित करते हैं,
48 लाख रुपए इनकी आय कृषि से होती है। 110 एकड़ कृषि भूमि इनके परिवार में है, जो कि अपने आप में कृषि सीमा भूमि अधिनियम का उल्लंघन है। इसके अलावा 6 दुकानें हैं, 7 फ्लैट है, सोना है, हीरे हैं, घड़ियां हैं, कारें हैं, और तो और ये खुद प्रमाण है, जिस कार से ये जाकर ज्वाइन की है वो भी 45-50 लाख रुपए की कम से कम आती है। ऐसी स्थिति में जहां 8 लाख रुपए सालाना आय ना होती हो, आप ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाती हैं, ओबीसी कैटेगरी का लाभ उठाती हैं और परीक्षा के अंदर जगह बना ले जाती हैं। इनके पिताजी का नाम दिलीप कोबिंदा खेड़कर है, जिनके बारे में सारी जानकारियां निकल कर आती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इनके द्वारा बताई गई जानकारी मैलाफाइड इंटेंशन की तरफ इशारे कर रही हैं। कुछ लोगों ने इनके जो मॉक इंटरव्यूज थे उनकी क्लिप्स निकाल निकाल कर इनकी जानकारी साझा करना शुरू किया कि एक तरफ ये अपने आप को डॉक्टर बता रही हैं, कह रही हैं कि मैं प्रैक्टिशनर हूं, मैं प्रैक्टिस करती हूं, डॉक्टरी प्रैक्टिस कर रही हूं, वहीं दूसरी तरफ जब यूपीएससी में फॉर्म भर रही हैं तो जीरो आमदनी दिखा रही हैं। इनकी पिताजी की आय, पिताजी खुद पब्लिकली स्वीकार कर रहे हैं कि 40 करोड़ की संपत्ति है, फिर भी ये 8 लाख रुपए की आय से अपने आप को नीचे रख रही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी तरफ से कुछ गलत जानकारियां साझा की हैं। हालांकि इस विवाद को होता देख इनका फिलहाल के लिए ट्रांसफर कर दिया गया है, इन्हें किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भेज दिया गया है। लेकिन जब इनसे पूछा गया कि क्या आप इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगी, तो इन्होंने अपनी तरफ से यही कहा कि मुझे सरकार की तरफ से कुछ कहने से इनकार किया गया है। बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या केंद्र सरकार इस बात पर जांच कराएगी? तो आंसर है कि सेंटर ने इस बात के लिए एक पैनल गठित कर दिया है जो कि इनके डिसएबिलिटी क्लेम की जांच करेगा, नंबर 1। नंबर दूसरा, इनके जो भी आरोप इनके ऊपर लगे हैं उन सब के बारे में जांच करके ही वो सही का दूध और पानी का पानी करेगा। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा सवाल निकल कर ये आता है कि ये तो अकेला मसला है जो निकल कर आ गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ हरकतें ही ऐसी कर दी कि अपनी गाड़ी ले जा रही हैं, सीनियर्स के साथ मिसबिहेव कर रही हैं और या जो भी कर रही हैं। लेकिन इस बीच में इनके इस बर्ताव के कारण इन पर नजर चली गई, लोगों की खुफिया तरीके की खोज जो है वो इनके बारे में जानकारी जुटा लाई। लेकिन विचारणीय तथ्य यह है कि ना जाने कितने लोग ऐसे संभव हैं जो यूपीएससी की आंख में धूल झोंककर इस प्रकार से नौकरियों में पहुंच रहे हैं। नंबर 1, फर्जी सर्टिफिकेट्स भी संभवतया लगा रहे हों, क्योंकि अल्टीमेटली कैट का जो आंसर है, यानी कि कैट जो न्यायाधिकरण है उसके फैसले को पलट दिया जा रहा है। वो अचानक जिस एमआरआई को स्वीकार नहीं कर रहा है उसे स्वीकार कर ले रहा है। तो यह बड़ा प्रश्न बनता है कि क्या यूपीएससी जैसी भारत की सबसे सर्वोच्च परीक्षा को आयोजित कराने वाली संस्था भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है? ऐसे स्थिति में यूपीएससी को चाहिए कि वो इस विषय पर त्वरित संज्ञान ले और अपने स्तर पर इसकी जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी करे। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें। पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी जीए फाउंडेशन का बैच एक्सेस कर सकते हैं अपनी पाठशाला पर। हमारा रिकॉर्डेड बैच उपलब्ध है, जाकर आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स भी आपके लिए उपलब्ध हैं, उन्हें भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है तो प्लीज बताएं। आशुतोष गिरी सर, अंबानी अपनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, खर्चा भी कर रहे हैं। अंबानी की लिस्ट क्यों दें? आपके पास मेरे से बड़ी गाड़ी है, फिर वैसे तो मुझे आपसे भी द्वेष करना चाहिए क्या? बहुत बढ़िया सवाल पूछा है यार, बस इसी सवाल के कारण ही तो मज़ा आ गया यार। तुम्हारा ये वाली जो सजगता है ना कि तुम सर आप मुझसे भी ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं तो मुझे भी द्वेषता होनी चाहिए, बिल्कुल सच है, 100% होनी चाहिए। और तुम्हारे दिमाग में यही द्वेषता तुम्हें भी तरक्की के लिए मोटिवेट करे, ये भी आवश्यक है। मैंने शुरुआत में ही जब अंबानी पे सेशन किया था ना तो एक लाइन बोली थी, भोले हैं आप, बस इतने में खुश रहिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको तार्किकता ये आंसर देती है कि नहीं साहब अंबानी ने पैसा कमाया तो गलत क्या किया, तो मैं आपके साथ हूं और मैं मानता हूं कि आपको मुझसे भी द्वेषता होनी चाहिए। मुझे और कुछ नहीं बोलना है क्योंकि मैं अपनी तरफ से बहुत कुछ बोल चुका हूं।
हंटर सर, आप अपने नोट्स और क्लासेस की तरह ही बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं। मेरी उम्र लग जाए आपको गुरुजी। लव फ्रॉम अविनाश। भाई साहब, मतलब अब क्या ही बोला जाए आपसे, तारीफ जो कर दिए हो, पिघल जाएंगे हम। आनंद लिख रहे हैं, सर मुझे एजुकेशन से बड़ा पैसा लगने लगा है, क्योंकि अब तो आईएएस आरएएस डॉक्टर को भी बड़े अधिकारी को पैसे देकर बन सकते हैं, अब तो न्याय भी खरीद सकते हैं। पैसा बड़ा है, एक बच्चा लिख रहा है पैसा बड़ा है, और एक बच्चा लिख रहा है कि पैसा उसने अपने दम पर कमाया है, तो बुरा क्या है। दोनों ही जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में तैर रहे हैं। अच्छा है, अच्छा है, बढ़ते हैं आगे। चलिए, देश में इस समय दो सूचना प्रसारण की बहुत महत्वपूर्ण एजेंसीज या संसाधन या साधन सुर्खियों में हैं। एक मुफ्त की जानकारी देने वाला विकिपीडिया है, और एक न्यूज चैनल्स को जानकारी देने वाला एएनआई है। दोनों सुर्खी में क्यों हैं? एएनआई ने विकिपीडिया पर 2 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है, कोर्ट में हियरिंग चल रही है। एएनआई ने विकिपीडिया पर आरोप लगाया है कि आप एएनआई के बारे में झूठ लिख रहे हैं। अच्छा, आप में से जो लोग इंटरनेट यूजर्स हैं, संभवतया अधिकांश लोग विकिपीडिया के बारे में जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो आज के सेशन से जान जाएंगे। एएनआई के बारे में भी जानते होंगे, क्योंकि मल्टीपल टाइम हमने एएनआई की न्यूज़ को यूज़ किया है। नहीं भी जानते हैं तो भी जान जाएंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। चर्चा विकिपीडिया वर्सेस एएनआई की है, मानहानि की है। विकिपीडिया ने एएनआई के बारे में क्या गलत बता दिया, इसकी है। सुर्खी बनती है, एएनआई ने 2 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस, मानहानि मुकदमा विकिपीडिया के ऊपर दर्ज कराया है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। यह मामला जब निकल कर आता है तो दिल्ली हाई कोर्ट में इस बात की सुनवाई भी शुरू हो जाती है, और इस बात में सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि विकिपीडिया ने एएनआई के बारे में जो जानकारी अपने पेज पर दी हुई है, वो एएनआई की गलत इमेज बना रही हैं, वो गलत तरीके से एएनआई का इमेज को नुकसान पहुंचा रही हैं। ठीक है साहब, तो आइए थोड़ा सा मैं विकिपीडिया के बारे में बताता हूं और फिर मैं आपको लेकर चलूंगा। विकिपीडिया ए फ्री एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया से मतलब ज्ञान का ऐसा भंडार जिसके पार आपको ज्ञान लेने ना जाना पड़े। अगर आप किसी भी विषय पर कभी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति को कि साहब ये तो एनसाइक्लोपीडिया, इसको इतना नॉलेज है, इतना नॉलेज। इंटरनेट पर हम गूगल को मानते हैं कि गूगल सबसे ज्यादा नॉलेज लेकर बैठा है, लेकिन गूगल पर भी तो कोई ना कोई फीड डाल रहा होगा। गूगल पर एक वेबसाइट है जिसका नाम है विकिपीडिया। विकिपीडिया ने देश और दुनिया की तमाम खबरों को अपने में समेट कर रखा हुआ है। खबरों को मतलब अगर आपको कोई भी स्टोरी जाननी है, आपको कोई घटना जाननी है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपको यही जानना है कि ऑस्ट्रिया के बारे में जानकारी दे विकिपीडिया, तो आप बस इतना लिखकर अगर विकिपीडिया पर सर्च करते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से विकिपीडिया की जानकारी निकल कर आती है। विकिपीडिया खुद के बारे में बताता है कि ये एक जनरल इंट्रोडक्शन, मतलब एक अपने आप में ऐसा स्थान है जो कि फ्री ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया के रूप में काम करता है, जिस पर कोई भी एडिट कर सकता है। बस कहानी यहीं से शुरू हो जाती है। That anyone can edit, मतलब ऐसे समझते हैं, मैंने एक जगह बनाई, आपसे कहा कि इस जगह आकर आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं। चूंकि यह जगह ऑनलाइन उपलब्ध थी, ऑनलाइन उपलब्ध इस वेबसाइट पर आप जाकर अपनी तरफ से कोई भी जानकारी लिख दें, और जब आप अपनी तरफ से जानकारी लिख दें तो उस लिखी हुई जानकारी को कोई और व्यक्ति आकर एडिट भी कर सकता है। तो बड़ा सवाल यह बना कि सर अगर हम किसी का भी विकिपीडिया पेज ढूंढते हैं और उसमें अगर कोई जानकारी मिलती है तो वो किसने लिखी होती है? आम जनता ने, आपने और मेरे जैसे लोगों ने लिखी होती है। तो सर फिर तो कोई किसी के बारे में गलत भी लिख सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलत लिख सकता है, तो इसका इलाज क्या है? आप रिपोर्ट कर दीजिए गलत लिखा है, विकिपीडिया को बताइए कि ये गलत लिखा है, तो फिर विकिपीडिया उसको हटा भी सकता है। विकिपीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म अपने आप को बताता है कि आप आइए, यहां पर किसी के बारे में भी जानकारी लिखिए, उसका एक पेज बनाइए और जनता के सामने वो पेज आना शुरू हो जाएगा। विकिपीडिया पर दी गई जो जानकारी हैं वो मार्केट में उपलब्ध रिसोर्सेज से कलेक्ट की जाती हैं। यही कारण है कि विकिपीडिया पर जब भी कोई चीज आप ढूंढते हैं तो वो रेफरेंस साथ में देता है। सर वो अगर एडिट करने ही ना दे तो असल में लड़ाई एएनआई की और विकिपीडिया की यही चल रही है।
एएनआई के बारे में विकिपीडिया ने जो जानकारी दी है उसे विकिपीडिया एडिट भी नहीं करने दे रहा है। लड़ाइयां यहीं से शुरू हो रही हैं। ठीक है साहब, चलिए थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। विकिपीडिया को वर्ष 2001 में जनवरी 15 को जिमी वेल्स और लैरी सेंगर के द्वारा स्थापित किया गया था। यह पूरी तरह से एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि किसी भी प्रकार से पैसा वेबसाइट पर उपलब्ध एडवर्टाइजमेंट से नहीं कमाया जाता। दुनिया की मोस्ट विजिटेड साइट होने के बावजूद भी ये अपने वेब पेज पर कोई एडवर्टाइज नहीं फ्लोट करते, जिसकी वजह से इन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर का मुनाफा हो सकता है, जिसकी वजह से ये मिलियंस ऑफ डॉलर एडसेंस कमा सकते हैं, रेवेन्यू कमा सकते हैं। लेकिन फिर भी ये पूरी तरह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह चलता है। हाँ, आपसे डोनेशन मांगता है कि अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही है तो आप डोनेट करें, और उसके लिए ये आपको समय समय पर सूचित भी करता है। आप में से अधिकांश लोगों ने अभी तक संभवतया एक आध बार विकिपीडिया यूज कर ही लिया होगा। हम लोग जब आपके लिए कंटेंट बना रहे होते हैं तो हमें विकिपीडिया देखने का एक दो बार मौका मिल ही जाता है, क्योंकि विकिपीडिया पर एक ही जगह बहुत सी जानकारी इकट्ठी मिलती हैं। क्योंकि विकिपीडिया खुद अपने बारे में कहता है कि ये वो प्लेस है जहां पर लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू न्यूट्रल होकर रख सकते हैं। इस तरह से विकिपीडिया की शुरुआत होती है, और विकिपीडिया वर्तमान में लार्जेस्ट एनसाइक्लोपीडिया इतिहास में बनकर के इंटरनेट पर उपलब्ध है, जिस पर 2 बिलियन से ज्यादा मंथली विजिटर एंट्री करते हैं और 15 मिलियन से ज्यादा 2024 के अंदर एडिट्स किए गए हैं। ये 2 लोग हैं जिन्होंने, लैरी सेंगर और जिमी वेल्स, जिन्होंने विकिपीडिया की स्थापना की थी। और विकिपीडिया आज लोगों के लिए जानकारी का एक पर्टिकुलर स्थान बन चुका है जहां पर विभिन्न भाषाओं के अंदर जानकारी उपलब्ध है। यहां विकिपीडिया पर जानकारी पहुंचती कैसे है, तो इसका कुछ तरीका है। तरीका क्या है कि ये सबसे पहले ओपन कोलैबोरेशन करते हैं कि भाई इंटरनेट जिनके पास है वो आइए और यहां पर आर्टिकल लिखिए। इनका प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम मीडिया विकी है, जो प्रॉपर तरीके की डिजाइन बताता है कि भाई इस तरह से ही कंटेंट डाला जा सकता है। कंटेंट क्रिएट करने के बाद उसके अंदर एडिटिंग का ऑप्शन होता है, आर्टिकल का क्रिएशन होता है, फिर एडिटिंग होती है, और उसके बाद में ये अपने आप में कंटेंट की गाइडलाइंस के अनुसार वेरीफाई होने जाता है। अगर वेरीफाई करने वाली टीम उसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं पाती है तो फिर उसे विकिपीडिया पर अपलोड कर दिया जाता है। विकिपीडिया पर इस तरह से आर्टिकल शो होते हैं, संभवतया आपने भी कईयों बार देखे होंगे। साथियों, अगर आप किसी आर्टिकल को विजिट करें तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वहां पर लगातार एडिट के काम होते रहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि जो हमने स्क्रीनशॉट लगाया है इस पर लिखा हुआ है कि आखिरी बार ये 9 जुलाई को एडिट किया गया है। आप यहां पर इस ऑप्शन को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए आज का, मतलब अभी रिसेंट का एक अगर इवेंट आपके सामने लाएं तो वो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप है जो रिसेंटली हुआ है, जिसमें इंडिया विजेता बनी है। उस T20 वर्ल्ड कप के बारे में भी यहां पर अपडेटेड जानकारी उपलब्ध है, क्योंकि किसी ने वो जानकारी अपलोड कर दी है अपडेट करके। ठीक है, यहां पर आप अगर देखें तो यहां पर ऑप्शन आपको एडिट का दिखाई देगा। इस पेज पर जानकारी जाकर एडिट की जा सकती है। हमारी टीम ने आपके लिए यहां पर एडिट के ऑप्शन पर क्लिक किया। एडिट के ऑप्शन पर जब आप पहुंचते हैं तो इस प्रकार से पर्टिकुलर एक फॉर्मेट बनकर आता है, जिस फॉर्मेट की मदद से आप यहां पर जानकारी एडिट कर सकते हैं। यानी एक प्रकार से यहां पर भाषा लिखने की जो भी चीज है वो इस प्रकार से यहां पर टाइप करके लिखी जा सकती है, एडिट करके चीजें डाली जा सकती हैं। लेकिन ऐसे तो कोई कुछ भी डाल देगा। ऐसी स्थिति से बचने के लिए ये एडिटर्स का लेवल चेक करते हैं, अपने लेवल पर उसे जांचते हैं कि क्या एडिट की गई जानकारी सही है। अगर सही है तो उसको वेरीफाई करने के बाद ही ये अपनी तरफ से आगे बढ़ाते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाऊं तो आप नोटिस कीजिएगा कि यहां पर जैसे आईसीसी मेंस के अंदर हमने एडिट का ऑप्शन देखा, समटाइम्स कुछ ऐसी पेजेस भी होते हैं जिन्हें ये एडिट करने का ऑप्शन नहीं देते। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसी गलतियां संभव हैं कि आप किसी को मिसगाइड करने के लिए गलत जानकारी का प्रसार कर सकते हैं, इसलिए कई बार ये प्रोफाइल्स पर लॉक लगा देते हैं। उदाहरण के लिए अभी थोड़ी देर में ही, जब मैं इससे जस्ट आगे चलूंगा, मैंने एक स्क्रीन रिकॉर्ड की हुई है, आप उसे देखेंगे तो उसमें ये पहचान पाएंगे कि किस प्रकार से कुछ प्रोफाइल्स को ये पहले से ही लॉक करके चलते हैं कि भाई इस पर कोई छेड़खानी ना हो।
ठीक है, तो यहां तो आपने एडिट का ऑप्शन देख लिया। अब एशियन न्यूज एजेंसी, अगर मैं एएनआई पर जाता हूं तो एएनआई पर इस प्रकार से लॉक का ऑप्शन आ रहा है, और लॉक का जब ऑप्शन आता है तो आप इसे एडिट नहीं कर पाते, क्योंकि यहां पर एक्सटेंडेड कंफर्म्ड प्रोटेक्शन लगा हुआ है। अर्थात इसके बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी एडिट करनी है तो एडिट करने के लिए कुछ प्रक्रिया है जिसकी पालना करनी होगी। यानी विकिपीडिया पर जो एएनआई के बारे में जानकारी दी हुई है, अगर आपको एएनआई की जानकारी बतानी है अपनी तरफ से तो उसे एडिट करके देना होगा, मतलब उसके लिए लॉक लगा हुआ है। और एक चीज मैं यहां पर बता दूं, ये अपनी कोई भी जानकारी देते हैं तो उसे हाइपरलिंक के साथ देते हैं। अर्थात आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड जो न्यूज होगी वो निकल कर चली आएगी। आपने कोई भी चीज पर क्लिक किया, उससे रिलेटेड कोई खबर है तो वो निकल कर चली आएगी। कहने का मतलब ये है कि ये अपने लेवल पर विकिपीडिया में एडिट करने के ऑप्शंस को अपने तक सीमित रखते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह हुआ कि जो चीज हमारे लिए शुरुआत में यह कहकर दी गई थी कि इसे कोई भी एडिट कर सकता है, थोड़ी देर बाद पता चलता है कि नहीं, कुछ चीजों में ये एडिट करने को लेकर अपनी तरफ से कुछ राइट, प्रोटेक्ट और रिजर्व रखते हैं। ऐसी स्थिति में एएनआई के बारे में जानकारी जो लिखी है वो पढ़ते हैं। लिखा है कि ये एक इंडियन न्यूज एजेंसी है जो कि मल्टीमीडिया न्यूज फीड के लिए काम करती है भारत के अंदर। इसको प्रेम प्रकाश जी के द्वारा 1971 में स्थापित किया गया था। ये पहली एजेंसी है इंडिया के अंदर जो वीडियो न्यूज देती है। 2019 में ये बिगेस्ट टेलीविजन न्यूज एजेंसी भारत के अंदर बनकर आई, और जिस बात को लेकर बवाल मचा है वो ये वाली लाइन है। इस लाइन की वजह से एएनआई वाले डिफेमेशन को लेकर पहुंचे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? ANI has been accused of having served as propaganda tool for incumbent central government। वर्तमान में चल रही केंद्र सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ANI को अक्यूज किया गया है। यानी कि ANI पर आरोप है कि ये सरकार की ही न्यूज को फैलाने का काम करती है। यानी ये प्रोपेगेंडा टूल है। सरकार जिस खबर को फैलाना चाहती है उसे ANI फैलवाने में मदद करता है। ये ऐसे मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करता है बहुत सारे नेटवर्क्स को जो कि फेक न्यूज वेबसाइट से लिए गए हैं, और ये मिस रिपोर्टिंग भी करता है मल्टीपल ओकेजन्स पर। ANI के बारे में ये वाली जो जानकारी दी गई है, पहला कि ये सरकार के ही टूल किट है, सरकार के द्वारा दी गई जानकारी को ही फैलाने का काम करती है, नंबर एक। नंबर दूसरा, ये बहुत सारी फेक न्यूज वेबसाइट की जानकारी को भी सर्कुलेट कर देती है। नंबर तीसरा, ये मल्टीपल ओकेजन्स पर गलत रिपोर्टिंग करते हुए भी देखी गई है। ये ANI के बारे में यहां जानकारी लिख दी। अब जानकारी लिखी है तो किसी ने तो लिखी होगी। ऐसी स्थिति में आप जब पहुंचते हैं एडिट करने, तो एडिट करने का ऑप्शन आपसे छीन लिया जाता है। छीन लिया जाता है से क्या मतलब है कि आपको यहां पर ऑप्शन दिखाई देता है कि आपके एडिट को किया नहीं जा सकता, यानी पेज के ऊपर से इस चीज को हटाया नहीं जा सकता। तो पहली बात, एक तरफ तो आप कह रहे थे कि आप पर कोई भी जानकारी लिखकर जा सकता है। किसी ने अगर गलत जानकारी लिख दी है तो उसे एडिट करने का ऑप्शन आपने अपने पास क्यों रख लिया है? ऐसा है तो इसका मतलब यह प्रूव हुआ कि आप जानबूझकर ANI के बारे में ये जो गलत क्लेम है जिससे ANI की इमेज खराब हो रही है, वो जानबूझकर आप प्रकाशित होने दे रहे हैं। बस इसी बात को लेकर के सारा के सारा वर्तमान में मामला फैला हुआ है। उम्मीद है अब सभी साथी इस बात को समझ गए होंगे, क्लैरिटी ऑफ थॉट आ गई होगी। इस प्रकार से यहां पर प्रोटेक्शन मतलब कि वो एडिट मोड लगे हैं। जैसे ब्लू मोड अगर लगा है दैट इज एक्सटेंडेड कन्फर्म्ड प्रोटेक्टेड, यानी कि इसका अंदर एक प्रोटेक्शन लगा है जिसको आप एडिट नहीं कर सकते, नॉर्मल एडिटिंग इसके अंदर नहीं आ सकती। अनरजिस्टर्ड और न्यूली रजिस्टर्ड लोग इसको एडिट नहीं कर सकते। कंफर्म्ड और मतलब इसके अंदर जो है ना एक्सटेंडेड कंफर्म करके जो लोग हैं वही इसको एडिट कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इनके एडिटिंग मसले से ही सारा की सारा बवाल उत्पन्न हुआ है।
एएनआई इसी बात को लेकर के सारा बवाल कर रहा है कि भैया तुम हमारे बारे में गलत जानकारी लिख दिए हो और अब उसे हटने भी नहीं दे रहे हो। इसका मतलब जानबूझकर ऐसा काम कर रहे हो जिसकी वजह से हम तुम्हारे ऊपर 2 करोड़ रुपए का डिफेमेशन सूट पेश करते हैं, तुम्हें 2 करोड़ रुपए देने होंगे। तो इसी वजह से यह सुर्खी बनकर आपके सामने आती है। लेकिन इस सुर्खी में एक और क्लॉज निकल कर आता है जिसका नाम है सेफ हार्बर प्रोटेक्शन क्लॉज। अब यह भी सुर्खी के अंदर निकल आया। पहला तो डिफेमेशन, मानहानि हो गई साहब। अब दूसरा है सेफ हार्बर प्रोटेक्शन क्लॉज। अब यह क्या है? असल मायने में भारत में जितनी भी इंटरमीडियरी साइट्स हैं, इंटरमीडियरी साइट्स जैसे विकिपीडिया, इंटरमीडियरी से मतलब क्या है? लिखा किसी और ने, पढ़ने वाला कोई और है, आप तो बस प्लेटफॉर्म हैं। उदाहरण के लिए फेसबुक, फेसबुक पर आपने लिखा किसी और ने, पढ़ने वाला कोई और है, आप तो केवल प्लेटफॉर्म हैं। ये जितनी भी ऐसी एजेंसीज हैं जो कि लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से कनेक्ट कर रही हैं या फिर ऐसा प्रोडक्ट लेकर आ रही हैं कि किसी और के द्वारा सूचना को संचार के रूप में आसानी से पहुंचाया जा सके, तो ऐसी स्थिति में क्या हम ये नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया के इन इंटरमीडियरीज की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है? तो साथियों, हमारे कानूनों में इन्हें सेफ हार्बर क्लॉज कहा गया है, अर्थात इंटरमीडियरीज को कुछ प्रोटेक्शन दी गई है। प्रोटेक्शन किस बात की दी गई है? प्रोटेक्शन इस बात की कि आपको नहीं पता हो सकता कि सामने वाले ने क्या लिख दिया। अगर लिख दिया तो उसे हटाइए। हटाने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त करिए। अगर आपको याद हो तो भारत सरकार के द्वारा थोड़े दिन पहले जो न्यू आईटी रूल्स लाए गए थे, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि अगर कोई शिकायत होती है तो उसके लिए ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा। ग्रीवांस ऑफिसर के पास सूचना पहुंचेगी, सूचना के आधार पर वो कार्रवाई करेगा। अगर उसके बावजूद वो कार्रवाई नहीं करता है तो फिर उस इंटरमीडियरी वेबसाइट के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो शुरुआत में तो क्या है? शुरुआत में तो एक प्रकार से यह समझिए कि जो भी शिकायतें हैं उनको सॉल्व अगर आप कर गए तो आपको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर फेसबुक पर किसी ने गलत पोस्ट कर दिया तो फेसबुक को इसके लिए प्रथम दृश्यता गुनहगार नहीं साबित किया जाएगा। यह ही है सेफ हार्बर क्लॉज। उसे मौका दिया जाएगा कि इस जानकारी को आप हटाइए क्योंकि इसकी वजह से कुछ गड़बड़ हो रही है। तो उस जानकारी को हटाने का जो आदेश जब दिया जाता है, अगर उसके बावजूद भी वो कुछ कार्रवाई नहीं करती है तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो उम्मीद है कि अब आप लोगों को यह बात समझ में आ सकती है। ठीक है साहब, यहां पर एएनआई ने कहा कि विकिपीडिया अलाउ नहीं कर रहा है पेज को एडिट करने के लिए, और एडिटिंग जब कोई और कर सकता है तो ऐसी स्थिति में यह अपने आप में एक इंटेंशनल काम है। ठीक है, इस पर जस्टिस नवीन चावला ने मौखिक रूप से रिमार्क देते हुए कहा कि दे यानी कि विकिपीडिया हैव टू कम, उन्हें आना होगा और एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि ये सीधा सीधा डिफेमेशन का मामला दिखाई पड़ रहा है। यानी कि ये मतलब एक प्रकार से मानहानि का मामला दिखाई पड़ रहा है। हालांकि विकिपीडिया की तरफ से अभी कोई भी इसके ऊपर आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस पेज पर एएनआई के बारे में और भी बातें लिखी हैं, जैसे कि एएनआई प्रोपेगेंडा करता है, इसके साथ साथ ये कुछ गलत खबर फैलाता है, अपने कर्मचारियों के साथ रॉन्ग ट्रीटमेंट करता है, एंटी पाकिस्तान एंटी चाइना कंटेंट को ये फेक न्यूज़ वेबसाइट से उठाकर पेश करता है, इसके साथ साथ ये मिस रिपोर्टिंग करता है, ये मुस्लिम्स को सेक्सुअल असल्ट के लिए मणिपुर वायलेंस के अंदर जिम्मेदार ठहराता है। तो बोले इस प्रकार की चीजें एएनआई ने अपने मतलब विकिपीडिया ने एएनआई के बारे में डाली हुई हैं। ऐसी स्थिति में इनके ऊपर जिन कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है वो कौन से हैं? तो एएनआई ने विकिपीडिया पर सोशल इंटरमीडियरी का जो कानून है, दैट इज सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज W इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत एक सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी के रूप में, जिसके पास 5 मिलियन से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर हो इंडिया में, उसके ऊपर लागू होने वाले कानून के तहत आईटी एक्ट की धारा 79 क्लॉज 2 और क्लॉज 3 के तहत जो इन्हें सेफ हार्बर क्लॉज का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, उसके तहत इन पर कार्रवाई करने की कहा गया है। अर्थात यहां पर 2 कानूनों को जिक्र में लिया गया है। नंबर 1 आईटी एक्ट 2000 और नंबर 2 आईटी रूल्स 2021, जिसमें जो भी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस बनी हुई हैं
किन के लिए बनी हुई हैं? जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज वो हैं जिनके पास 5 बिलियन से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर हैं। तो उन इंटरमीडियरीज को जिनके माध्यम से सूचनाएं प्रेषित की जा रही हैं, उनके लिए जो सेफ हार्बर क्लॉज है उसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, इस बारे में ध्यान देने की कहा गया है। अर्थात एक प्रकार से यह समझिए कि जो आईटी एक्ट का सेक्शन 79 है, जिसे सेफ हार्बर क्लॉज कहा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि इंटरमीडियरी को डायरेक्ट लायबल नहीं ठहराया जाएगा अगर कोई थर्ड पार्टी ने कुछ गलत लिख दिया है, लेकिन इसमें यह तय है कि आपको तभी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा जब आपका नॉन इन्वॉल्वमेंट प्रूव होता है, यानी कि आपके बारे में यह कहा जाए कि आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। और आप जिम्मेदार नहीं हैं मतलब यह प्रूव होता है कि आपने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, क्योंकि इंटरमीडियरी से रिक्वायरमेंट है कि उससे जब मांग की जाए कि आप इस पर कार्रवाई करें तो वो कार्रवाई करने जाए, उसको ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म के तहत काम करने का अवसर दिया जाता है। अगर वो नहीं कर रहा है तो फिर उस पर कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यह जानकारी समझ में आ गई हो कि विकिपीडिया को जो ऑप्शन दिया गया होगा कि भाई तुमको कहा जा रहा है कि इसको दूर करो, अगर तुम दूर नहीं कर रहे हो तो फिर तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करने के लिए तैयार रहो। तो अब देखते हैं कि कोर्ट किस तरह से इस विषय को लेती है और इस विषय के ऊपर क्या प्रतिक्रिया देती है। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर जानकारी समझ में आई हो तो साथियों के साथ साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि हमारे साथ में हमारे रिकॉर्डेड कोर्स में आप एंट्री लें तो हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उन्हें अपनी पाठशाला ऐप से उपलब्ध करा सकते हैं। हमारी बुक्स भी उपलब्ध हैं, आप उन्हें भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है साहब, कोई क्वेरी कोई कमेंट हो तो जरा बताइए। एक बालक का कमेंट आ रहा है, तो गलत क्या बोला विकिपीडिया ने? बिल्कुल सही बात है आपकी, ये आपका नजरिया है सोचने का। एएनआई को लगता है कि ये गलत है तो वो अपना मुकदमा लेकर चले गए। आपके पास भी आजादी है, आप विकिपीडिया के समर्थन में जाकर के केस कर दीजिए कि सर इसने गलत नहीं बोला है। सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि विकिपीडिया सही है तो आप जाइए उसके समर्थन में कि नहीं सर, पहले कैविएट डाल दीजिए कि सर हमारी बात सुनी जाए। ज्योति लिख रही हैं कि सर लाइक एक ही बार किया जा सकता है। बिल्कुल सही कह रही हो ज्योति, तभी मात्र 300 लाइक हैं। बिल्कुल सही कह रही हो। इतनी देर में आप लोगों में से जो लाइक की संख्या है वो देखकर दिख रही है, और तो क्या ही बोला जाए। ठीक है, चलिए साथियों, हाल ही में एक खबर आती है और वो खबर है कि भारत ने हाल ही के दौर में ट्रेड सरप्लस देखा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस देखा है। अब ये क्या न्यूज़ है, न्यूज़ देखते हैं। हाउ टू रीड इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट। इंडिया ने हाल ही में करंट अकाउंट के अंदर चौथे क्वार्टर में, जो 23-24 का चौथा क्वार्टर है, वहां पर करंट अकाउंट सरप्लस देखा है। क्या सरप्लस अच्छी बात है? नहीं है, आज के सेशन में जानेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं। यहां पर लिखा है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में मैं कईयों बार आपसे चर्चा कर चुका हूं, मतलब मैं इस सेशन में ना भी घुसूं तो भी आपको ये जानकारी पहले से पता होनी चाहिए। मैं केवल एक ही जगह ले जाकर इसको रोक दूंगा, वहां से हम चर्चा कर लेंगे। एक ही फाइल है, ये रहा। चलिए, इससे भी ले सकते हैं और इससे भी ले सकते हैं। चलिए, हाँ जी, तो साहब सवाल बनता है, ट्रेड के अंदर करंट अकाउंट सरप्लस, ट्रेड सरप्लस, बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव, क्या क्या होती हैं ये चीजें? अच्छा एक बात बताइए, साधारण रूप में बात करते हैं। एक पिक्चर आई थी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, यानी कि आपके पास आय नहीं है, खर्चे ज्यादा हैं। अगर आपके पास आय नहीं है, खर्चे ज्यादा हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप घाटे में हैं, कर्जा लेके काम चला रहे हैं। आपके पास कर्जा लेने की हैसियत है तब तक आप कर्जा लिए जा रहे हैं, लेकिन जिस समय कर्जा लेने की हैसियत खत्म, कर्जदार रह के जीना शुरू। ऐसा ही तो हुआ पाकिस्तान के साथ, ऐसा ही तो हुआ था श्रीलंका के साथ। जब ये लोग आयात अधिक कर लेते हैं, निर्यात कर नहीं पाते हैं, तो इनके पास
पैसा बाहर ज्यादा चला जाता है, इनके पास नहीं आ पाता है। जब नहीं आ पाता है तो ये फिर जो सामान मंगाते हैं उसको कर्जे पे मंगाते हैं कि सर कर्जा दे दो, हमारे लिए जरूरी है सामान खरीदना। अब सामने वाला कर्जदार कह रहा है यार मेरा पैसा कब चुकाओगे? ऐसी स्थिति में सामान्यतया आप ट्रेड डेफिसिट में रहने लगते हो, अर्थात व्यापार में माल तो मंगा लिया लेकिन आपको उससे घाटा हो रहा है। इस घाटे को ही हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का घाटा कहते हैं। क्यों? बोले साहब अल्टीमेटली पैसा नहीं चुका पा रहे हो। ऐसा अगर किसी इकोनॉमी में होता है तो उसको दो नजरिए से देखा जाता है। घाटा हो रहा है तो बुराई है कि अच्छाई है? प्रथम दृश्यता तो बुराई है सर। बोले क्यों? प्रथम दृश्यता तो बुराई इसलिए है क्योंकि अल्टीमेटली हमारे देश में कोई भी व्यक्ति पैसा मांग रहा है हमसे, कर्जदार होना बहुत बुरा है सर। अच्छी बात है, बिल्कुल सही सोचते हैं आप। इसीलिए यह खबर तो बहुत सकारात्मक होनी चाहिए कि पहली बार हमारे पास पैसा है, यानी कि हम सकारात्मक रूप से आगे हैं। हमारे आयात कम है, निर्यात ज्यादा है। लेकिन यदि ये केवल आयात निर्यात पर ही टिकी हुई चीज होती तब तो ये अच्छी होती। इसीलिए ये सेशन बना है। ये जो हेडलाइन बनी है ना इंडियन एक्सप्रेस की, क्या हेडलाइन थी? हेडलाइन कहां गई? हाँ, हाई टू रीड बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंडिया रिकॉर्ड करंट अकाउंट सरप्लस ऑफ 0.6% ऑन हायर सर्विस नोट। और यहां पर ये बात लिखी है कि सरप्लस आर नॉट नेसेसरीली गुड और नॉट ए डेफिसिट ऑलवेज बैड। इस लाइन का मतलब असल में आपको समझना है। मतलब सोचिए कि हमने लगभग 9-10 क्वार्टर में पहली बार व्यापार में मुनाफा कमाया है। ओवरऑल अगर हम कहें तो हमारे पास पैसा ज्यादा है और हमारे खर्चे कम हैं। दुनिया में हमने माल कम मंगाया और बेच ज्यादा दिया। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमें सुनकर तो अच्छा फीलिंग दे रहा है। तो फिर ये सवाल क्यों है कि ये अच्छी बात है भी कि नहीं है, कहीं बुरी बात तो नहीं है? बोले साहब हम तो हमेशा इस बात को बुरी ही मानते थे कि घाटा नहीं होना चाहिए, माल में मुनाफा ही होना चाहिए, व्यापार तो ऐसे ही चलता है। इसलिए आपको थोड़ा सा आगे चलना चाहिए। और वो आगे ये है कि जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो असल में दो अकाउंट्स को नोटिस किया जाता है। कौन कौन से? एक करंट अकाउंट को जिसको चालू खाता कहते हैं, और एक कैपिटल अकाउंट को। कैपिटल अकाउंट बोले तो वो वाला खाता जिससे आप इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, यानी कि आज की आज में उसका हिसाब नहीं मांगते। जैसे आपने घर बनाया तो उसका लाभ आज कैलकुलेट नहीं करते, वो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में चला गया। गाड़ी लाए, आज उसका लाभ नहीं कैलकुलेट करते, भाई 5-7 साल चलेगी तब देखेंगे क्या लाभ और क्या हानि हुई। ठीक है? अर्थात किसी भी देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट में आय और मतलब पैसा आया और पैसा गया, इन दोनों को नापने में इन दोनों अकाउंट्स का बहुत मैटर होता है। अगर आपके देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम आ रहा है तब भी तो आप घाटे में रह सकते हैं, तब भी तो आप सरप्लस में हो सकते हैं। जो व्यक्ति इस लाइन को समझ गए वो थम्स अप कर देना। मैंने क्या बोला? मैंने आपसे कहा कि आपकी आमदनी और खर्चा, इनका डिफरेंस, अगर मैं ये कहूं कि आमदनी अधिक है और खर्चा कम है, आप तब भी सकारात्मक रूप से लीड कर सकते हैं। यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो सकारात्मक रूप से लीड कर सकते हैं। रिवर्स कर दीजिए कि खर्चा ज्यादा है सर और आय कम है, तो ऐसी स्थिति में आप नेगेटिव में हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में है। सवाल क्या है? सवाल यह है कि हमारी आय में क्या चीज काउंट की गई है? हमारे लोन काउंट किए गए हैं या एफडीआई काउंट में किया गया है? हमारे द्वारा पेमेंट के समय पर लोन का रीपेमेंट काउंट किया गया है या हमारे देश से एफआईआईज का बाहर चले जाना काउंट किया है? यानी कि अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को केवल इस तरह से देखें कि हम तो साहब ओवरऑल फायदे में रहे हैं क्योंकि हमारी आय बढ़ गई है और हमारे खर्चे कम हो गए हैं, यानी हमने माल बाहर जो है, भाई अल्टीमेटली फायदे में आप कब हैं? जब आपने निर्यात ज्यादा किया। निर्यात ज्यादा किया यह केवल अधूरा सत्य है। निर्यात ज्यादा किया यह भी एक बात हो सकती है, सर्विसेज ज्यादा दी हो यह भी हो सकता है, और उसका रिवर्स भी हो सकता है कि जो आपकी इनकम रही है ना वो इनकम ज्यादा रही हो, लेकिन जिस इनकम को आप काउंट कर रहे हैं वो हो सकता है आपने लोन से ली हो सकता है आपने दुनिया भर से लोन उठा लिया हो। आप एफडीआई या एफआईआई को समझ के खुश हो रहे हो कि पैसा आया है, लेकिन ये अच्छा है या नहीं ये तो इसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। कोई इन्वेस्टर आया, बाद में पैसा निकाल के ले गया। जैसे भारत में फोर्ड आई थी, हमने बहुत खुशियां मनाई, फोर्ड जब चली गई हमने बहुत दुख मनाया। तो ये तो परमानेंट नहीं आए ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक बार के लिए सुनकर यह अच्छा लगता है कि 0.6% हम मुनाफे में चल रहे हैं,
लेकिन लॉन्ग रन में चलकर जब हम बात करते हैं तो कंक्लूसिव रिमार्क जो निकल कर आता है वो ये है कि इसमें आंतरिक रूप से ये देखना पड़ता है कि आपको व्यापारिक घाटा हो रहा है या सर्विसेज में घाटा हो रहा है या लोन से आपकी आय बढ़ रही है। ये सारी चीजें जब देखी जाती हैं तब जाकर के उसकी हेल्थ का पता चलता है। इसका मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट केवल वस्तु विनिमय पर नहीं होता है कि साहब हमने तो माल ज्यादा बेचा था इसलिए ज्यादा पैसा आया। नहीं, हो सकता है कि आपने माल कम बेचा हो लेकिन आपने लोन ज्यादा ले लिया हो। ठीक है ना। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी बहुत सी चीजें, तो आप यहां पर आप देखें तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की बात हुई। अब अगर हम करंट अकाउंट की बात करें तो यहां पर मर्चेंटाइज यानी कि गुड्स की बात करें और इनविजिबल्स यानी सर्विसेज की बात करें। तो इनविजिबल मतलब जिसको अमूर्त कहते हैं, इनटेंजिबल, जिसे छू नहीं सकते, जिसमें आप सर्विसेज की बात करते हैं, जैसे बैंकिंग, टेलीकॉम सर्विसेज या फिर एम्प्लॉय के अंदर कंपनसेशन, ये सब चीजें, गिफ्ट, ग्रांट्स, रेमिटेंसेज, ये सब चीजें आप किस में काउंट करते हैं? अपनी सर्विसेज के अंदर काउंट करते हैं। तो कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में केवल और केवल वस्तु विनिमय को ही ऑब्जर्व ना किया जाए। भारत के लिए अच्छा है कि 0.6% हम सकारात्मक रहे, क्योंकि पाकिस्तान में केवल यही तो कमी थी जिसके चलते वो बर्बाद हो गया था। लेकिन भारत के साथ भी ये स्थिति 1991 में रह चुकी है, इसलिए हम इसे फिलहाल के लिए तो अच्छा मान रहे हैं, क्योंकि जब हमारे पास पेमेंट नहीं था तभी तो हमने सोना गिरवी रखा था। लेकिन आज की स्थिति में जब भारत को इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है तो इन्वेस्टमेंट कर्ज के रूप में आ रहा है कि एफडीआई के रूप में। भारत के निर्यात बढ़ रहे हैं, ये किस रूप में बढ़ रहे हैं? क्या हम अपने लेबर को बाहर भेज रहे हैं? क्या हम लेबर से पैसा कमा रहे हैं या वस्तुओं को बाहर भेज रहे हैं? यानी उसकी जो क्वालिटी है उसका भी साथ साथ अध्ययन आवश्यक है। इन शॉर्ट, अच्छी बात तो हुई है, क्वालिटी ऑब्जर्वेशन की आवश्यकता बची है। ठीक है, इसलिए यह क्वेश्चन बनकर आपके सामने आया। बस मैंने बाकी सारा समझा दिया जो यहां पर आपको लिखित में दे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले पॉइंट की तरफ आगे निकलते हैं। ये सारी बातें मैंने बोलकर आपको सुना दी हैं। एक इंटरेस्टिंग खबर हाल ही में और हुई है और वो ये है कि मंगोलिया से चलकर सेना भारत के मेघालय में आई हुई है। क्या करने आई हुई है? नॉमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज करने आई हुई है। इंडिया मंगोलिया के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है मेघालय के अंदर, जहां पर 45 जो सैनिक हैं भारत के, जो सिक्किम स्काउट से बिलोंग करते हैं, वो यहां पर इनके साथ मंगोलिया के साथ मिलकर मेघालय के अंदर उमराई की पहाड़ियों में ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखें कि नॉमैडिक एलिफेंट नाम से मेघालय के उमराई के अंदर 3 तारीख से शुरू होकर 16 जुलाई के लिए एक एक्सरसाइज चल रही है जिसका नाम नॉमैडिक एलिफेंट है। आप यहां पर सुर्खियां देख सकते हैं किस प्रकार से मंगोलिया और भारत मिलकर के नॉमैडिक एलिफेंट नाम की एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइजेस क्या होती हैं? तो एक तरह से कहा जाए कि भाई सैनिक युद्ध में जब तक नहीं है तो युद्ध का अभ्यास ही कर लें। युद्ध का अभ्यास क्यों जरूरी है? क्योंकि आप फाइनल डे जाकर युद्ध लड़ेंगे तो आवश्यक नहीं है कि आप उसमें अचानक अच्छा परफॉर्मेंस कर दें। इसलिए हर दिन युद्ध के लिए बेहतर रूप से तैयार रहें और दुनिया की बेस्ट जो मतलब वॉर प्रैक्टिसेस हैं वो भी आप सीखें। ऐसी स्थिति में भारत 3 प्रकार के युद्ध अभ्यास करता रहता है। कुछ डोमेस्टिक होते हैं, कुछ इंटरनेशनल होते हैं और कुछ मल्टीनेशनल होते हैं। इंटरनेशनल में जनरली बायलैटरल शब्द को मैं यूज कर रहा हूं, यानी द्विपक्षीय, बस 2 देश आए और जो आकर के अभ्यास कर लिया। डोमेस्टिक अगर हम बात करें तो देश में डोमेस्टिक के नाम पर जैसे गांधी विजय है, पश्चिम लहर है, वायु शक्ति है, विजय प्रहार है, ये कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो भारतीय सेना अपने लेवल पर करती रहती है। लेकिन जब बायलैटरल एक्सरसाइजेज की बात करते हैं तो 2 देशों की सेना मिलकर एक्सरसाइज करती हैं। जैसे एक लंबी लिस्ट है। ये सारा कंटेंट जो आप यहां पर देख रहे हैं ये मैं आपको अपनी पाठशाला.com जो हमारी वेबसाइट है वहां पर भी उपलब्ध कराऊंगा, पीडीएफ के फॉर्म में आप वहां से ले सकते हैं। तो जैसे संप्रति है, विक्रमित्र शक्ति है, स्लाइनेक्स है, मैत्री एक्सरसाइज है, ये सारी वो एक्सरसाइजेज हैं जो हमारे द्वारा की जाती हैं। याद रखिएगा, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उनमें ये वाली एक्सरसाइजेज के नाम बहुत मायने रखते हैं, याद रखने योग्य होते हैं। ठीक है, आप इन्हें जरूर याद करिएगा। तीसरी एक्सरसाइज होती है वो एक्सरसाइज जो कि मल्टीनेशनल लेवल पर आयोजित की जाती है, यानी एक बार में कई देश शामिल हो गए। जैसे रिम्पैक 26 देश शामिल हो रहे हैं, मालाबार 4 शामिल हो रहे हैं, कोबरा गोल्ड एशिया पैसिफिक कंट्रीज शामिल हो रही हैं, संवेदना जिसके अंदर पूरा साउथ एशियन देश शामिल हो रहे हैं। तो इस प्रकार से मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस भी होती हैं। इन्हीं में से हम और मंगोलिया मिलकर के एक जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं 3 से लेकर 16 जुलाई के बीच में मेघालय के अंदर चल रही है, जिसका नाम नॉमैडिक एलिफेंट है।
मेघालय भारत का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, यहीं जहां की राजधानी शिलोंग है, यहां पर यह एक्सरसाइज चल रही है। एक्सरसाइज कई सालों से लगातार चल रही है। यहां पर एक्सरसाइज 1 साल के लिए भारत में आयोजित होती है और 1 साल के लिए क्या कहते हैं उसको, मंगोलिया के अंदर आयोजित की जाती है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में ये एक्सरसाइज चल रही है। इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको याद रखने का है वो ये है कि ये इसका 16वां एडिशन है जो भारत में आयोजित किया जा रहा है। 1 साल ये भारत में होती है और 1 साल ये मंगोलिया में होती है। तो जो 2023 में 15वां एडिशन था वो मंगोलिया में ही आयोजित किया गया था, ठीक है। यहां पर उस एक्सरसाइजेस की कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। यहां पर केवल योगा प्राणायाम नहीं, युद्ध की वॉर टैक्टिक्स भी सिखाई जाती हैं, जिनमें से भारत से जो ये लोग सीख के जा सकते हैं वो, या हम उनसे कुछ सीख सकते हैं वो, आपस में एक दूसरे के साथ में किस प्रकार से व्यवहार बहुत अच्छे से रखे जाएं, वो सब चीजें यहां पर डिस्कस और सिखाई जाती हैं, ठीक है। अब इसके अलावा हम मंगोलिया के साथ और क्या क्या करते हैं, और मतलब इस वाली एक्सरसाइज में क्या करते हैं, तो हमारी ड्रिल्स भी होती हैं, आर्म्स का डेमोन्स्ट्रेशन भी होता है, काउंटर टेररिज्म से लड़ने की चीजें भी होती हैं। और मंगोलिया हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये चाइना के उत्तर में बैठा हुआ है। चाइना के उत्तर में भारत का इस मंगोलिया, जिसकी राजधानी उलन बटोर है, उसके साथ में जितने अच्छे रिश्ते होंगे, हमें चाइना को काउंटर करने में उतनी ही मदद मिलती है। क्योंकि भारत के उत्तर में तो इसने पूरी तरह सजावट कर रखी है पाकिस्तान की, तो भारत ने इसी तरह से, जिस तरह से ये मतलब रिंग ऑफ पल्स की तरह हमको बिठा कर रखता है, तो हमने भी डायमंड के नेकलेस में मंगोलिया को डाल करके चाइना को घेरने की योजना बनाई हुई है। इसी तरह से हम लोग इनके साथ निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं जब भारत के द्वारा भी इनके साथ पिछले साल एक्सरसाइज की गई थी। इतना ही नहीं, भारत इनके साथ और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस करता है, और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस में हमारे द्वारा इनके साथ मिलकर के खान क्वेस्ट नाम की एक एक्सरसाइज और की जाती है, जो कि अपने आप में एक मल्टी लेवल एक्सरसाइज है। यानी कि इसमें बहुत सारे देश मंगोलिया में जुटते हैं और युद्ध अभ्यास करते हैं। कई बार इसके बारे में भी जिक्र किया जाता है। आजकल बच्चे जो है नोमैडिक एलिफेंट तो याद रख लेते हैं, खान क्वेस्ट उनसे मिस हो जाता है, तो इसे और वो अतिरिक्त रूप से याद कर लें, ठीक है साहब। तो फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी साथियों को जानकारी पसंद आई हो। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। सभी लोग जो इस समय उपस्थित थे, सबने वीडियो को लाइक तो नहीं किया हुआ है, तो लाइक भी कर दें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।